अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक और सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कंटिन्यू है। और आज हमने इसमें एक और क्वांटम मैकेनिकल टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो डिटेल डिस्कशन के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहली हेडिंग हम इसके बैकग्राउंड की लिखते हैं। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं एक टेनिस बॉल की, और हमें इस एक्सपेरिमेंट में टेनिस बॉल को ऑब्जर्व करने का टास्क असाइन किया जाता है। तो हम टेनिस बॉल को ऑब्जर्व किस तरह से करते हैं? सबसे आसान तरीका उसको ऑब्जर्व करने का है बाय सीइंग इट। तो हम इसको देखते हैं, देख के ऑब्जर्व करते हैं। इस देखने के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? इस देखने के प्रोसेस में बहुत सारे फोटॉन्स, जिसमें से हर एक का मोमेंटम p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा से डिस्क्राइब किया जाता है, वो स्ट्राइक करता है उस टेनिस बॉल को और उसके बाद बाउंस बैक करता है, रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज उसको कैच करती हैं और उसके बाद ब्रेन उसको प्रोसेस करके उस पाथ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि किसी भी फोटॉन का जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्मॉल होता है। अगर एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस, दैट मीन्स सिंपल अल्फाज में ब्राइट लाइट इस टेनिस बॉल के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो इसके ऊपर हार्डली कोई इफेक्ट डालती है। क्योंकि किसी भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे बॉल की बात की है, उसका मोमेंटम किसी भी एक फोटॉन के मोमेंटम की निस्बत बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से फोटॉन चाहे जिस कदर ज़्यादा हो, वो किसी मूविंग बॉल के पाथ को कोई डिस्टर्बेंस नहीं दे सकते। लेकिन ये बात माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का मोमेंटम इस कदर ज़्यादा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है p इज इक्वल टू mv, वो बहुत ही कम वैल्यू का है और उसकी वैल्यू जो है वो किसी फोटॉन के मोमेंटम से कंपैरेबल है। सो इसका मतलब है कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए जब उसके ऊपर फोटॉन स्ट्राइक करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अनअफेक्टेड नहीं रहेगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है इसकी मोशन इफेक्ट होगी किसी फोटॉन के स्ट्राइक करने की वजह से। सो अगेन अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो डेली लाइफ में जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स लार्ज स्केल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी पोजीशन और मोमेंटम बाकी हर फैक्टर को प्रीडोमिनेट करते हैं और ये फैक्टर्स अनअफेक्टेड रहते हैं किसी भी विजुअल ऑब्जर्वेशन से। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बात करें, और माइक्रोस्कोपिक से मुराद सिर्फ माइक्रो स्केल के ऑब्जेक्ट्स नहीं हैं बल्कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें माइक्रो स्केल की तो we cannot observe a particle at atomic or
सब एटॉमिक levels without disturbing it। जब भी हम इसे ऑब्जर्व करना चाहेंगे इसके ऊपर फोटोन स्ट्राइक करवाना पड़ेगा, और जब फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स पोजीशन और मोमेंटम वगैरह, वो चेंज हो जाएंगी। दिस आइडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड for the first time by German physicist Werner Heisenberg। कंप्लीट नेम है वर्नर कार्ल हेजनबर्ग। और ये फैक्ट 1927 में फर्स्ट टाइम हेजनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया। और इसमें एक फैक्ट ये कि इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ experimental techniques, and it is due to wave particle duality। That means डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जो एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के ऊपर ऑब्जर्वेशंस हैं वहां पे ये किसी फॉल्टी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का नतीजा नहीं है, बल्कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी का नतीजा है। अब हम जरा इसकी अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सो हेडिंग लिखिए एक्सप्लेनेशन। लेट्स से हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, और लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो कंसीडर्ड है। हमने इसको ऑब्जर्व करना है, तो इसको ऑब्जर्व करने का क्या तरीकाकार है कि इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करवाई जाए। तो लेट्स से मैं कहता हूं कि इस पाथ के अलोंग एक फोटोन स्ट्राइक करवाया जा रहा है इस इलेक्ट्रॉन को, और इस फोटोन की जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ है लैम्डा, और इस वेवलेंथ की वजह से इस फोटोन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो h बाय लैम्डा के इक्वल है। अब लेट्स से ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है, और टकराने के बाद स्कैटर होता है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये जो फोटोन है ये इस डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है विद इंक्रीज्ड वेवलेंथ। ये है इसकी फाइनल वेवलेंथ लैम्डा प्राइम, और जाहिर बात है कॉम्पटन इफेक्ट आएगा, और इसकी वजह से हम इस फोटोन को जो है ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सकेंगे कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर, चूंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक किया है तो इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लेकिन अब अगर हम इस फोटोन की बात करें जिसने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया है, तो वो इस वेवलेंथ के किस पोर्शन से स्ट्राइक किया है ये बात हम नहीं जानते। दैट मीन्स हम नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक किया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है, यहाँ पे स्ट्राइक किया है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है, या फिर इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया है। हम एग्जैक्टली किसी वेवलेंथ के अंदर ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि वेवलेंथ के किस पार्ट के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया है। इसलिए इस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जिसे हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर रहे हैं वो वेवलेंथ से ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। तो हम
सेफ साइड पे रहते हुए इक्वल टू का साइन भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सो इसका मतलब है कि अगर एक सर्टन वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाती है तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में आने वाली जो अनसर्टेनिटी है वो लैम्डा के इक्वल है। सो अगर एक सर्टन वेवलेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक की गई है और इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड कर गया है, तो हम एग्जैक्टली ये बात नहीं जानते कि इस वेवलेंथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली कहाँ स्ट्राइक किया है। तो इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में आने वाली जो अनसर्टेनिटी है वो वेवलेंथ से ज्यादा ही हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉन के फाइनल मोमेंटम की। सो फाइनल मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का, उसे हम पी ई एफ लिखते हैं। जाहिर बात है उसमें चेंज आना है। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये वाला जो फोटोन है ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, और कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये जो मोमेंटम है इस फोटोन का ये ट्रांसफर हो जाएगा किसको, इस इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के फाइनल मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो ज्यादा से ज्यादा किसके इक्वल हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा इस फोटोन के इनिशियल मोमेंटम के इक्वल हो सकती है, और उसकी वैल्यू क्या है, h बाय लैम्डा। अगर ये फोटोन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हुआ बल्कि पार्शियल एब्जॉर्प्शन हुई है और कुछ फोटोन आगे स्कैटर कर गया है, कॉम्पटन्स इफेक्ट शो किया है उसने, तो उस सूरत में जाहिर बात है फिर ये पूरी की पूरी मोमेंटम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि इसका एक पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन लेट्स से मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के इस मैक्सिमम फाइनल मोमेंटम के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे किस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए कोई फोटोन स्ट्राइक करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी तब्दील हो जाता है। सो अब अगर मैं यहां पे लिखूं कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या वैल्यू रखती है, तो वो डेल्टा पी की वैल्यू किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय लैम्डा के इक्वल है। दैट मीन्स फोटोन की जो मैक्सिमम इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है या तो उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा। क्यों, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज हर ऑब्जर्वेशन में आती ही आती हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ uncertainties in position and momentum of an electron। इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के तौर पे बात की गई है, वरना जनरली कोई भी पार्टिकल यहां पे हो सकता है एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल्स के ऊपर। So product of uncertainties in position and momentum of an electron after being observed is given by delta x delta p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, और डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, इट इज h बाय लैम्डा। सो अब यहाँ पे लैम्डा लैम्डा से कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा एक्स डेल्टा पी हैज अ मल्टीपल ग्रेटर देन इक्वल टू h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो यहां से अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। और ये स्टेटमेंट होगी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। और स्टेटमेंट ये बनेगी
according to Heisenberg's uncertainty principle, the product of uncertainty of position and uncertainty in momentum of an atomic or subatomic level is always greater than or equal to the Planck's constant. सो अगेन यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं उनमें हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी के प्रोडक्ट को सिंपली इक्वल प्लेस करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच के। अब अगेन हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जिसे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने इसको ऑब्जर्व करना है एक फोटोन स्ट्राइक करवा के। सो यहाँ पे ये फोटोन हम इसके ऊपर स्ट्राइक करवा रहे हैं इस तरह से, और इसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और चूंकि हम ये बात नहीं जानते कि इस वेवलेंथ के किस पार्ट से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, सो एटलीस्ट इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी वेवलेंथ के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में अनसर्टेनिटी को और कम किया जाए, तो फिर हमने जो इलेक्ट्रॉन के साथ फोटोन स्ट्राइक करवाना है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मैं यहाँ पे इस तरीके से एक शॉर्टर वेवलेंथ जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मोमेंटम ज़्यादा है, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है क्योंकि अब वेवलेंथ पहले से कम है। तो इस तरीके से हम इस पोजीशन की अनसर्टेनिटी को कम कर रहे हैं, सर्टेनिटी बढ़ा रहे हैं और अनसर्टेनिटी की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो दोनों फोटॉन्स हैं ये मोमेंटम भी कैरी करते हैं। P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा इनके मोमेंटम का एक्सप्रेशन है दोनों केसेस में, P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। अब जिस फोटोन की वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा थी उसके मोमेंटम की वैल्यू कम थी, सो जब वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में आने वाला चेंज डेल्टा पी वो क्या होगा, वो होगा स्मॉलर। लेकिन जब हम शॉर्टर वेवलेंथ स्ट्राइक करवाएंगे जिसकी वेवलेंथ कम है, और वेवलेंथ कम होने की वजह से इस फोटोन का मोमेंटम ज्यादा है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाएगा तो अगर वो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा तो उस सूरत में इस इलेक्ट्रॉन के आने वाले मोमेंटम में चेंज की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो जब आपने पोजीशन में अनसर्टेनिटी को कम करने की कोशिश की तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बीइंग ऑब्जर्व्ड में आने वाली अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या हो गई, वो इंक्रीज हो गई। इसके बरक्स देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पे मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ही कम करनी है। मैं नहीं चाहता कि इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में हमारी ऑब्जर्वेशन की वजह से कोई ज्यादा चेंज आए। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको एक ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ से ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स से मैं कहता हूं कि हम जिस वेवलेंथ से ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस तरह की है, ये वेवलेंथ ज्यादा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो इस फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से बहुत ही कम है। सो इस वजह से जब ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में आने वाली चेंज की वैल्यू वो क्या होगी, वो
बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। सो इन तीनों केसेस में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी मोमेंटम चेंज की। तो अब जब हमने मोमेंटम चेंज में आने वाली अनसर्टेनिटी की वैल्यू को मिनिमाइज किया है, तो फिर पोजीशन में आने वाली अनसर्टेनिटी की वैल्यू मैक्सिमाइज हो गई है, क्योंकि अब वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा है तो हम नहीं जानते कि इस वेवलेंथ के किस एग्जैक्ट पार्ट से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड किया है। अब हम ये तमाम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं in terms of reduced Planck's constant। लेट से ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के गिर्द ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ के अंदर कहीं भी मौजूद हो सकता है। लेट से मैं कहता हूं कि यहाँ पे इस सर्कुलर पाथ के लिए जो रेडियस की वैल्यू है r, वो डेल्टा x लिखी गई है, या चलें x लिखी गई है। सो अब इसकी पोजीशन में आने वाली जो अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो किसके इक्वल है? वो डेल्टा एस के इक्वल है। और यहां पे डेल्टा एस क्या है? इट इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो हम ये बात जानते हैं कि जो एस की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? वो 2 पाई आर के इक्वल होती है। तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा एस की वैल्यू होगी डेल्टा ऑफ 2 पाई आर के इक्वल। फर्दर 2 पाई डेल्टा आर, और फर्दर आर की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है? एक्स के इक्वल लिखी है। सो इस सूरत में डेल्टा एस की वैल्यू क्या हुई? ये वैल्यू बन गई 2 पाई डेल्टा एक्स के इक्वल। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी, तो वैल्यू क्या बनेगी? ये बन जाएगी डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और यहाँ पे अब सिर्फ डेल्टा एक्स अकेला मौजूद नहीं है, बल्कि 2 पाई भी है। सो इस वजह से रिलेशन बन जाएगा 2 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और अगर हम 2 पाई को इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें तो इक्वेशन बन जाती है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 2 पाई। सो अब हम इस एक्सप्रेशन एच ओवर 2 पाई को क्या लिखेंगे? एक और कांस्टेंट की टर्म में लिख देंगे जिसे हम एच कट पढ़ते हैं। और ये एक्सप्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम ये बात जानते हैं कि चूंकि H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम 2 पाई से डिवाइड कर दें, दैट मीन्स 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड को 2 पाई से डिवाइड किया जाए, तो आंसर क्या आता है? आंसर आता है H कट रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट के इक्वल। और इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। जिस तरीके से प्लैंक्स कांस्टेंट के जो बेस यूनिट्स हैं वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में होते हैं, इसी तरीके से जो रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट है H कट, उसके यूनिट्स भी वही होते हैं।
क्योंकि जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे टर्म लिखी गई है वो सिर्फ एक नंबर है। और ऐसे ही प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस हों या फिर रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशंस हों, वो एक ही टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए वो सेम होती हैं, ml² t-1। इस क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हमने एनर्जी और टाइम की अनसर्टेनिटी को डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने किसी एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम के साथ एसोसिएटेड अनसर्टेनिटीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल की एनर्जी और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन की अनसर्टेनिटीज को डिस्कस करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।